नाम भूपेंद्र रावत है। मैं भारतीय किसान मजदूर सहयोग यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और आज किसान आंदोलन का 67वां दिन है। टिकरी बॉर्डर में आपके साथ हूं। सर ये बताएं कि जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, 2 महीने से ज़्यादा किसान बैठे हैं सभी 6 बॉर्डरों पर। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहे या फिर इनकी जो RSS शाखा है उनके द्वारा जिस तरह से प्रोपेगेंडा करके इस आंदोलन को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया गया है, और दूसरा सर जिस तरह से जो इंटरनेशनल मीडिया है उनके द्वारा इस राष्ट्रीय आंदोलन को एक किसान आंदोलन तक सीमित करके रख दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहते हो? ये पहली बात तो प्रदीप, आप जो कह रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं किसान, ये हमारा पड़ाव है। मैं आपके माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को यह बात साफ कहना चाहता हूँ, हम सब किसान पूरे भारत में हमारी बड़ी पंचायत हुई थी किसान नेताओं की। 27 अक्टूबर को हमने रकाबगंज गुरुद्वारे में तय किया था कि संविधान दिवस के दिन हम सब लोग दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली पहुंच करके जो कोरोना काल के बीच में 3 काले कानून हमारे देश के खाद्यान्न, खेत और खलियान को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का जो षड्यंत्र था, उन 3 काले कानूनों को खत्म करवाने की मांग को लेकर, और दूसरा पिछले 10 साल में हमारे देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिल पाने के कारण 45 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ, वो नुकसान भविष्य में न हो उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर खरीद का कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। क्योंकि हम जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो मोदी सरकार, संघ परिवार की सरकार ने हमारे रास्तों में अवरोध खड़े किए। पहले तो आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा में खट्टर की सरकार ने सड़कें खुदवाई, कटले तार बिछवाए, बड़े बड़े पत्थर और गाटर बिछवाए, और पानी की तोप से और आंसू गैस के गोलों से हमारे किसानों पर हमले करवाए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देश में सबसे बड़ी सरकारी आतंकवादी वारदात है सड़कें खुदवाना। हमारे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों से किसानों का आवागमन रोकना। खट्टर के बाप की जमीन पर यह सड़कें नहीं बनी हुई है, हमारे किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके जो सड़कें बनी है। और मैं जरा जानना चाहता हूं, जब हमने ही देश के राष्ट्रीय राजमार्ग से केंद्र सरकार के पास अपनी फरियाद लेकर किसानों को जाने से जो सरकार रोकती होगी भाजपा, अगर हमारे देश के किसानों ने नाके लगाने शुरू कर दिए भाजपाइयों को, तो इनका कमल खत्म हो जाएगा। किसी गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। पूरे भारत के 6 लाख से ज्यादा गांव हमारे खेती किसानी वालों के। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि भारत सरकार का जो चरित्र है, आपको मैं बताना चाहता हूं, शुरुआत से लेकर आज तक आपने देखा होगा, इन्होंने कहा ये अज्ञानी किसान हैं, फिर इन्होंने कहा ये किसी दल के किसान हैं, फिर कहा ये पाकिस्तान परस्त हैं, फिर कहा ये चीन परस्त हैं, और फिर कहा ये खालिस्तानी है। ये षड्यंत्र रहा। सरकार ने कोई भला काम नहीं किया। सरकार ने शुरुआत से इस आंदोलन को पहले कुचलने का, पहले रोकने का, आंसू गैस के गोले, पानी के तोप, सड़कें खुदवा कर, कटले तार बिछवा करके, पुलिस से पिटवा करके, और फिर कहा बदनाम करने का षड्यंत्र किया। और जब आपने देखा गणतंत्र दिवस के दिन क्या स्थिति थी, हमारे सिंगू बॉर्डर से जब काफिला निकला किसानों का, तो बड़े बड़े ट्रक जो भरे हुए थे रोड़ी बदरपुर सीमेंट के, तो रास्ता खुल जाता है। और मैं आप सवाल कर रहा हूं, 35 किलोमीटर का सफर है वहां से लाल किला तक, और रास्ते में जगह जगह आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। और आगे चल करके लाल किला कोई संघ परिवार ने नहीं बनाया। लाल किले का मैं चुनौती देता हूं फर्जी डिग्री वाले मोदी को भी, और तड़ी पार रह चुके अमित शाह को चुनौती देता हूं। लाल किले का दरवाजा हाथी नहीं तोड़ सकता। पर इनका एक जीजा है, उसका नाम है दीप सिद्धू, उसने उंगली लगाई और इनके जीजा ने दरवाजा खोल दिया, और वो गया वहां पर ऊपर, और उसने धार्मिक झंडा, निशान साहिब का झंडा फहरा दिया। कोई रोक टोक नहीं हुई। और जब वहां पुलिसकर्मी जाने लग गए, तो योजनाबद्ध तरीके से, जिस तरीके से मैं कहना चाहता हूं, पुलवामा हमले के बाद आपको मालूम है भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना था, हमारे देश ने, और ये जानकारी 5 लोगों को थी। सर प्रधानमंत्री, सर मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ आपको, बहुत वाजिब बात आप कर रहे हैं, परंतु सवाल यहाँ पे ये आता है, अक्सर सरकारों का नेचर रहा कि आंदोलनों को तोड़ने का, वो तोड़ना था कहीं ना कहीं जाकर के, उनको ऐसे हालात करने थे। परंतु किसान आंदोलन के नेतृत्व के पास या किसानों के पास क्या ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, अगर हमें डाइवर्ट किया जाए तो हम उसको काबू पा लें? मैं उसी पर आ रहा हूँ।
हम जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद हमारे देश में 5 लोगों को जानकारी थी हम उसको एयर स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान पर, देश के प्रधानमंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को, देश के गृह मंत्री को, देश के वायुसेना प्रमुख को और देश के एनएसए प्रमुख को थी, 5 लोगों को, जिसमें कायदे से कहूं तो प्रधानमंत्री मोदी को, तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को, वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ को और एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल को। और इन 5 लोगों को जानकारी थी कि 26 फरवरी को हम एयर स्ट्राइक करेंगे। और 23 फरवरी को आपने देखा एक व्हाट्सएप चैट लीक होती है और उस चैटिंग करने वाला कोई और नहीं, अर्नब गोस्वामी पत्रकार है। और उस पत्रकार को यह जानकारी इन 5 लोगों में से जिसने भी दी वो देश का गद्दार है, देशद्रोही है। हम नहीं पहचान पाए 2019 के चुनाव में वो देश के साथ गद्दारी और देशद्रोह करने वाले कौन है। जैसा भूल, जैसी गलती हमको तब देश में गद्दारी करने वालों के विषय में लगी, ठीक उसी प्रकार की गद्दारी हमारे किसान आंदोलन के बीच में जो इनके जीजा हैं दीप सिद्धू, जिसका फोटो प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, हमारे देश में नायक रहे धर्मेंद्र हेमा मालिनी और उनके बेटे सनी देओल के साथ वायरल हो रहा है। हम उसी तरीके से नहीं पहचान पाए कि ये देश के किसानों के साथ में गद्दारी करने वालों का एक गिरोह है। तो मैं ये माफी चाहता हूं, हमारे जिन पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, दीप सिद्धू जैसे जो आरएसएस के लोग थे, हमने पुलिसकर्मियों से माफी मांगी क्योंकि देश किसानों का था। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, हमारे 10 लाख से ज्यादा किसान यूथ थे और किसी ने कोई हिंसा नहीं की। गोदी मीडिया ने कहा दंगाई है, दंगे की परिभाषा क्या होती है? कहीं किसी की रेहड़ी लूटी गई हो, कोई लूटपाट की गई हो, आगजनी की गई हो, किसी की बेटी को छेड़ा गया, किसी को मारा गया हो। अरे बैरिकेड तोड़ना हमारा 3 दशक से ज्यादा का लंबा अनुभव है और ये दोनों जानते हैं, फर्जी डिग्री वाला भी जानता, तड़ीपार दोनों जानते हैं, हमने बहुत बार बैरिकेड तोड़े। अरे बैरिकेड तोड़ना ये हमारा अधिकार है और आंसू गैस के गोले दागना पुलिस का काम है। पुलिस ने अपने भी वो सवाल बाकी, मैं आ रहा हूं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम दिल्ली आ रहे थे तो हमारे लिए संत निरंकारियों का सत्संग ग्राउंड राजधानी दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तैयार कर रही थी। मैंने तत्काल आपत्ति की। हम अलग अलग जगह थे, सब कमेटियों के लोग, हमने कहा खबरदार, हम सत्संग करने के लिए दिल्ली नहीं आ रहे हैं, हम दिल्ली में आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से मैं भूपेंद्र रावत पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, हम निरंतर बोलते रहे भारत के किसानों को कि एक तरफ हमारे सैनिकों के टैंकों का परेड होगा और दूसरी तरफ हमारे ट्रैक्टर का परेड होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके से ये कोई 1 और 2 आदमी का मामला नहीं, पूरा क्राउड चल रहा था सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस कर्मियों के साथ बैठे हुए आरएसएस के लोग ये दावा करने लग गए जो देश का गद्दार है, किसान का गद्दार है, वो इधर जाएगा, जो वफादार है वो इधर जाएगा। और आगे वालों को पता नहीं लगा, मैं पूरी कहानी सुना रहा हूं, आप उसका हिस्सा नहीं थे, और आगे पीछे वालों को पता नहीं लगा, लोग चलते गए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे देश में हमारा ये आज आपको दिख गया, हमारी लड़ाई 3 काले कानून, हमारे खाद्यान्न, खेत और खलियान को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने के कानून वापस होने चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनना चाहिए। सरकार इससे भटकाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से दीप सिद्धू जैसे लोग किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा फहराने तक सीमित कर रहे थे, ये बात खारिज हो चुकी है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने कहा मैं भटका रहा हूं, आपने देखा गाजीपुर में जब हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र के लिए 2500 फोर्स लगाई गई, जिनमें 300 से ज्यादा आरएसएस के लोग भर्ती में थे, और नीचे दोनों तरफ भाजपा के विधायक अपने गुंडों को लेकर खड़े थे। और आपने देखा, मैंने बार बार कहा, मोदी अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो हमारे 10 लाख किसान दिल्ली आएंगे, और तुम कुछ करोगे, लाठी डंडा गोली तोप कुछ भी करोगे तो 10 करोड़ किसान दिल्ली आएंगे। 26 जनवरी का हमारे किसानों की उपस्थिति 10 लाख से ज्यादा थी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब राकेश टिकैत के आंसू टपके तो पूरे हमारे देश के अंदर संदेश गया, ये हमारे किसान आंदोलन पर मोदी और संघ परिवार की सरकार का हमला है। मैं जब गाजीपुर पहुंचा, 40,000 से ज्यादा अकेले हरियाणा, छोटा सा राज्य हरियाणा, 40,000 से ज्यादा किसान हरियाणा से पहुंच चुके थे। पहली बार भारत में हुआ जहां रात को 1 बजे तक पंचायतें हुई और सुबह 6 बजे उठ के पंचायतें हुई। मैं कह रहा हूं, और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूं, एक
जो अपराध किया था इन्होंने कहा ये किसान आंदोलन निशान साहब का झंडा फहराने के लिए है। मैं बधाई देना चाहता हूं, राकेश टिकैत के आंसू टपकते ही भारत उमड़ पड़ा। अब मोदी जैसे बेचारे भी कहने लग गए एक फोन कर दो हम बात करने के लिए तैयार है, एक फोन कर दो हम बात करने के लिए तैयार। मैं आखिरी बात कहता हूं जो आपका सवाल है, हमारे किसान राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए आए थे। उस परेड में नहीं, परेड निकालने के लिए हमारे दिल्ली घूमने नहीं आए थे। मैं लाल किले में था रात को 8 बजे से और 9:30 बजे का मेरा वीडियो वायरल हो रहा है और मैंने वीडियो बनाया जब तक किसान आंदोलन को निशान साहब का झंडा फहराने तक बदनाम करने की बात नहीं की गई तब तक वहां फोर्स थी। और 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं प्रमाणिक, मैं भूपेंद्र रावत बोल रहा हूं, मेरा वीडियो देख सकते हो, वहां फोर्स नहीं थी। टिकरी बॉर्डर से लेकर के सिंगो बॉर्डर तक के हमारे किसान ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, उन्होंने लाल किले के सामने खड़े होकर सिर्फ फोटो जरूर खिंचवाए हैं, किसी ने कोई झंडे की बात है कि डंडे की बात है कि ये बात भी आपको सोचने और समझनी चाहिए कि 35 किलोमीटर दूर से जहां बड़े बड़े ट्रक थे वो रास्ता खुल जाता है और आईटीओ में 2 खाली डीटीसी की बसें खड़ी होती हैं और रास्ता रुक जाता है। इस क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। जो लाल किले का गेट हाथी नहीं खोल पाता है, दीप सिद्धू जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खास आदमी है उंगली लगाता है और गेट खुल जाता है। और लास्ट बात, एक सवाल, नहीं भाषण नहीं, एक बात कहना चाहता हूं, लाल किला जब कंपनी को गिरवी रखा तो हमारे देश की नाक नहीं कटी। अरे भाई सिख समाज का हमका धार्मिक झंडा हाथ वहां लग गया तो देश की शान खराब हो गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री के माथे पर निशान साहब का झंडा, वो हिंदुस्तानी और किसी युवा के हाथ में सिख धर्म का प्रतीक निशान साहब और वो खालिस्तानी, ये क्रोनोलॉजी मुझे समझ नहीं आई। आप पूछिए। नहीं, इनका कोई सवाल है जो है, सवाल ये है, आपने चलिए पिछला जवाब तो नहीं अच्छे से दिया परंतु उम्मीद करूंगा दूसरा देंगे। आपने गोदी मीडिया का जिक्र किया, गोदी मीडिया को रुपया देने के लिए अंबानी अडानी है, सरकार भी है, परंतु उसका अल्टरनेट आपने क्या खड़ा किया जो आपकी आवाज को दिखाया जा सके, आपकी बात को जन जन तक पहुंचाया जाए? देखिए, आप अगर ये कहते हैं कि क्या विकल्प हमने खड़ा किया तो आपको ये समझना चाहिए कि हम खेती किसानी के काम में और खेती किसानी करने वाला को ये विकल्प, सबसे बड़ा विकल्प ये है कि जिसको मुट्ठी भर कहा गया था, मुट्ठी भर किसान है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, भारत की सरकार ये बता पाने की हैसियत में नहीं है हमारे ट्रैक्टर कितने लाख आए थे। मैं किसानों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे देश के अंदर आपको बताता हूं 14,445 रेल रोजाना फेरे लगाती है। अगर सच में मोदी चाय वाले की औलाद है, रेल चला दे, मैं आपको बताना चाहता हूं करोड़ों लोग दिल्ली आ जाएंगे। पूरा भारत का एक एक गांव में किसान आंदोलन चल रहा है। 700 से ज्यादा जिलों में हमारी लड़ाई जारी है 3 काले कानून को हटाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कर। आपने जो कहा नहीं दिया, मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी उसका हिस्सा हूं, मैंने भी अंडरटेकिंग दी जो रास्ता तय किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूं, हमारे देश के किसान दिल्ली में बाद में जैसे खुला सिंगो बॉर्डर से आप रास्ता खोलते, लाल किले से हमारे लोग आगे गुजरते और आईटीओ से बाहर निकल जाते गाजीपुर की तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में रास्ता खुला, कब खुला? जब आपने हमारे देश के किसान आंदोलन को निशान साहब का झंडा फहराने तक सीमित कर दिया, उसके बाद फोर्स हट जाती है। इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए। ये बताइए कि जिस तरह से जो बीजेपी के द्वारा ये राष्ट्रीय ध्वज का मुकदमा लगाया गया, आरएसएस के मुख्यालय पर कभी भारत का ध्वज नहीं लगाया गया, और पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट के बिल्डिंग पर भी एक ध्वज लगवा दिया गया था। ये बहुत प्रदीप का सवाल, उसका जवाब बाद में दीजिएगा क्योंकि उसी सीक्वेंस में एक सवाल और इसीलिए कर रहा हूं मैं, पत्रकारिता का जो यहाँ पे सवाल आ रहा है, सवाल उनका वाजिब सवाल है, उसका जरूर जवाब दीजिएगा। सवाल मैं पत्रकारिता पे विकल्प पे इसलिए कर रहा हूँ, उस पर आप फिर नहीं आ रहे हैं क्योंकि किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, मछुआरे, भूमिहीन का असल मीडिया, जिसको सोशल मीडिया कहा जाता हुआ है, सामाजिक मीडिया और सामाजिक, हाँ मैं कह रहा हूँ असल मीडिया आपका ही है। हम कह रहे हैं वो जो मीडिया है वो तो गोदी मीडिया है, वो आज भी निशान साहब पर अटका हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं आपने जो सवाल किया, और मैं निश्चित तौर पर जिन पत्रकार मित्रों के माध्यम से ये पूरे हमलावरों का गिरोह, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, ये बहुत बढ़िया सवाल आपका है, न केवल गाजीपुर में हमला हुआ, मैं भूपेंद्र रावत राहुल लोग हम जब जा रहे थे कहाँ सिंगो बॉर्डर, हमें रोक दिया गया 5 लोगों को, और 200 पत्थरबाज इनके वहां पहुंचते हैं, जिनमें साहिब सिंह वर्मा के बहुत लड़के के बहुत नजदीकी सांसद है, उसके साथ ही पार्षद भी वहां पर हमलावरों में से था। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, न केवल ये, शाहजहांपुर में हमारा धरना चल रहा है, वहां इनके गुंडे पहुंचते हैं, और आपको बताता हूं, बधाई देता हूं, शाहजहांपुर के इर्द गिर्द
के 500 से ज़्यादा किसान उस धरने पर शामिल हुए। और जो इन्होंने कहा था, पहले इन्होंने कहा कि ये जो फूट डालो का बात था, आज पूरा हरियाणा, पहले तो सिर्फ हरियाणा से राशन पाने गिनती के लोग आ रहे थे, आज पूरा हरियाणा हमारे इस आंदोलन में खड़ा है। तो आपने जो भूमिका अदा की, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा हमला है। ये न केवल किसानों पर लाठी डंडे और तलवार से हमला करने का मामला है, न केवल शाहजहांपुर को डराने का मामला है। हमारे देश का जवान चुनाव के लिए मरवाया जाता है और हमारे देश के किसानों को कंपनियों के लिए मरवाया जा रहा है। आपने जो कहा, हमारे देश की सीमा, भूगोल बदल दिया इस आदमी ने। अरुणाचल में 4.5 किलोमीटर अंदर चीन ने कब्जा कर लिया। वो यारी दोस्ती में भारत का भूगोल बदला जाता है और अपनी सुविधाओं के लिए भारत का संविधान भी खतरे में है, भारत का किसान खतरे में, भारत का जवान खतरे में और भारत की पत्रकारिता खतरे में। मैं मानता हूं ये दुख और अफसोस की बात है, जिन्होंने एक्सपोज किया संघ परिवार के गुंडागर्दी को, इनकी मारपीट को, उन लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जितने भी पत्रकार ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भूपेंद्र रावत एक वादा करता हूं, तो धर्मेंद्र जी और बाकी सब लोग हैं, इसके लिए हमको एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर तैयार करेंगे जिससे आपको दिक्कतें नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, न केवल पत्रकारों पर हमला है, न केवल हमारे धरनों पर हमला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक एक गांव में जा करके पुलिस लठैतगिरी कर रही है। कल मैंने मांगेराम चौहान है एसडीएम, उसके साथ संवाद किया, तुम क्यों रोक रहे हो किसानों को? आपको पता लखीमपुर खीरी में है यशो, रविंद्र वर्मा, इन सब लोगों को मैंने फोन करके व्यक्तिगत तौर पर मैंने पूछा, उन्होंने कहा हम रोक रहे हैं और सबके सब आला आदेश से रोक रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आपका सवाल का जवाब है, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को आंदोलन करने का हक है और योगी सरकार और खट्टर सरकार की गुंडागर्दी है, लोगों को रोका जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। हमारा संविधान कहता है हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमें रोका जा रहा है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि अहिंसक तरीके से किसानों का जो आंदोलन है उसे जारी रखने का और उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के तय निर्देश के मुताबिक सदस्य देश होने के नाते हम उसके निर्देशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं और मानवता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, हमारे और संवैधानिक अधिकार के बावजूद हमारे किसानों को रोका जा रहा है, फर्जी मुकदमा बनाया जा रहा है, तो उसी की आड़ में हमारे पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है और ये बड़े क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। मैं आपके माध्यम से सोशल मीडिया नहीं, मैं कहता हूं सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए आप सभी मीडिया कर्मी, धर्मेंद्र जी और तमाम साथियों को हम निश्चित तौर पर, मैंने 2-3 बार प्रयास किया क्योंकि तो फोन पर बेल तो आ रही है लेकिन बात नहीं हो पा रही है और जितने भी पत्रकारों को संघ परिवार की सरकार प्रताड़ित कर रही है और जहां यही नहीं, ये पुलिस के भेष में भी वर्दी पहन करके किसानों के साथ लठैत बन के खड़े होते हैं। जो 2500 पुलिस फोर्स थी वर्दी में जो दिख रही थी आपको गाजीपुर में, उनमें 300 से ज्यादा आरएसएस के गुंडे थे, संघ के गुंडे थे और जगह जगह गुंडा करते करते वो एक्सपोज हो गया। सोशल मीडिया पर एक तो आपने देख लिया होगा, हमारे पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, धमकाया जा रहा है, फर्जी मुकदमा फंसाया जा रहा है और यही नहीं, सोशल मीडिया के पत्रकारों के अलावा पूरा इंटरनेट, हमारे जहां जहां धरने चल रहे हैं उन जगह पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जहां तक मेरी ये आवाज पहुंचे, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, अगर ये इंटरनेट की बहाली नहीं करते, पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे डालने बंद नहीं करते और पत्रकारों को धमकाना बंद नहीं करते, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग भी इन भाजपाइयों का अपने अपने गांव में प्रवेश निषेध करें। यह अपील मैं आपसे करने आया हूं। सवाल है जी, जिस तरह पत्रकार साथी ने सवाल जी, किया है, ये जो व्यवस्था है, जी, हमले होते रहेंगे, सरकार बदलती रहेंगी, लेकिन जो इस तरह का जो सिस्टम जो चला हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? कौन सा सिस्टम? वो जो प्रजातंत्र के अंदर है, इस तरह से जो भी सरकार सत्ता में आती है वो सत्ता का दुरुपयोग करती है, जैसे नेट बंद करने की बात है या फिर आरएसएस के गुंडे शामिल होने की बात है या फिर सोशल मीडिया के पत्रकारों पर हमले की बात है, इनका समाधान कैसे होगा? देखिए, आपने देखिए संघ परिवार न केवल हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है, न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, न केवल हमारी आवाज बुलंद करने का जो अधिकार है उसको खत्म करने के लिए मीडिया कर्मियों को धमकाए और फर्जी मुकदमे फंसा रहा है, बल्कि आपने देखा होगा संघ के राज में ये जो 3 काले कानून है राज्यसभा में अल्पमत में होने के बावजूद हमारी संसदीय परंपरा को भी तार तार कर दिया गया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस लोकतंत्र में विश्व में 2 आप समझिए, एक हमारे देश का नरेंद्र मोदी है जिसने जवान और किसानों की दशा खत्म कर दी और आपने देखा इसका एक दोस्त है जिसने अपनी ही संसद पर अमेरिका में हमला करा दिया, डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपसे एक अपील करता हूं कि आप सब लोग इस बात को गांठ बांध लें कि हमारे देश के अंदर, मैं फिर एक रिपीट याद दिलाता हूं किसानों को, खास करके 2013 में एक बड़ा कानून बना था
उचित मुआवजे का अधिकार, पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 और उसमें 5 बड़ी खूबसूरतियां थी। 70 से 80% किसान जब तक लिखित रूप में नहीं देगा तब तक उसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। बहुफसली खेती को जमीन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। जमीन जाने के बाद पुनर्वास की गारंटी होगी। वहां पर अगर कोई पर्यावरण पर नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाएगी और 5 साल से ज्यादा समय अगर अधिग्रहण की गई जमीन का वो रद्द कर दिया जाएगा अधिग्रहण, किसान को जमीन वापस कर दी जाएगी और जो खेती हर मजदूर है उन्हें 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा प्रभावित होने पर। और इस सरकार ने, आपको बताता हूं आपका सवाल का जवाब, 26 मई 2014 को मोदी ने शपथ ग्रहण किया। 29 मई को ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को पत्रकार ने पूछा नए कानून का क्या करोगे, और 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी और गोपीनाथ मुंडे मर गए क्योंकि गोपीनाथ मुंडे ने एक गलती की थी। उन्होंने कहा हमारी सरकार इस कानून को लागू करेगी। और जो दूसरा बैठा, एक मिनट, दूसरा जो बैठा वो तत्काल नितिन गडकरी, ग्रामीण विकास का चार्ज लिया मंत्रालय का, और नितिन गडकरी ने कहा इस देश में 70-80% किसानों की लिखित सहमति का एग्रीमेंट करने की गारंटी हमको मंजूर नहीं है। बहुफसली खेती को न अधिग्रहण ना हो ये हमको मंजूर नहीं है। वो खेती हर मजदूर को 5-5 लाख रुपए देने का प्रावधान हमको मंजूर नहीं है। 5 साल में जमीन अधिग्रहण करके वापस करने का प्रावधान हमको मंजूर नहीं है और पुनर्वास की गारंटी हमको मंजूर नहीं है। ये देश के खिलाफ था। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर 2014 में भारत का किसान खड़ा हो गया होता तो नोटबंदी के कारण देश बर्बाद नहीं होता, टैक्स पद्धति बदल करके देश खत्म नहीं होता और हमारे देश में तालाबंदी करके अभी कोरोना के नाम पर 27 लाख करोड़ का नुकसान देश को नहीं हुआ होता। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर, ये बताइए कि जिस तरह से जो मैं ये वही पूछ रहा हूँ कि ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जब से हमारा देश आजाद हुआ, पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, अब ये काले अंग्रेज हमारे ऊपर आ गए, इनका समाधान कैसे? नहीं, ये जो शब्द आप कह रहे हैं, देखिए आपने जो कहा, हमने कहा कि लोकतंत्र से, देखिए हमारे सामने राजशाही नेपाल का असर हमने देखा है, हमारे सैनिक शासन का असर हमने पाकिस्तान का देखा है, अराजकता का हमने अफगानिस्तान का देखा है। लोकतंत्र से बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। पर दुख और अफसोस की बात है भारत में अच्छे दिन लाने का झूठा वादा, 15-15 लाख देने का झूठा वादा, 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का झूठा वादा, चीन को आंख दिखाकर डराने का झूठा वादा, पाकिस्तान को रौंद डालने का झूठा वादा और विदेशों से काला धन लाने का झूठा वादा, भ्रष्टाचार खत्म करने का झूठा वादा, किसानों को उनका लाभ का दुगनी, उनकी आमदनी दुगनी करने का झूठा वादा। इन झूठे वादों के कारण फंस करके जो झूठे वादे से चुनाव जीत कर आ सकते हैं लोग, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। लोकतंत्र से कोई बढ़िया व्यवस्था हो नहीं सकती है। इसलिए मैं आपके जो सवाल है, हाँ हमारे देश को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आज पूरा गोदी मीडिया हमारे देश के किसान आंदोलन को निशान साहब के झंडे की तक बता रहा है, लेकिन आप जैसे सामाजिक सोशल मीडिया के लोग जिम्मेवारी तहत जो बता रहे हो उससे पूरे देश के 137 करोड़ आबादी जान चुकी है। भाजपाई जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो पार्टी छोड़ करके किसान आंदोलन में आ रहे हैं। लाखों लाख भाजपाइयों ने भाजपा का झंडा फूंकना और उनका बैनर बिल्ला हटा दिया है क्योंकि उन्होंने कहा हम किसान के साथ हैं। मैं लास्ट बात कहता हूं, हमारे देश में जो अन्न खाकर जिंदा रहते हैं वो खाद्यान्न के लिए हम जब बोलते हैं हम बचाएंगे खाद्यान्न, खेत और खलियान, वो बोलते हैं हम बोल रहे हैं खालिस्तान। हम कहते हैं हम हटाएंगे काले कानून 3, वो कहते हैं हम बोल रहे हैं चीन। उनको पूछो चीनी को झूला किसने झुलाया? हमारे जवान मारे गए गलवान घाटी में, तब हमारे चीनी की कंपनी को दिया गया ठेका 1124 करोड़ का रद्द कर दिया जाता है। और जिस दिन 3 जनवरी को हमारे 57 किसानों की शहादत हो गई थी, वो ठेका चीन की कंपनी को दिया जाता है। तो चीन का कंपनी को ठेका दिलवाने वाले ये बताइए, हो सकता है कि ये जो किसानों की जो मांग है ये मान ली जाए, लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या ये 3 मांग जो है मानने के बाद ये क्या धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? नहीं, आपने जो सवाल कहा 3 मांग कहा, हमारे 2 ही मांगे हैं। हमारा एक मांग है कि आप पहला, बाकी हमारा कही है जो बिजली का मामला है, पुराल जलाने का मामला कही है। प्रमुख तौर पर हमारी 2 बड़ी मांगे हैं। एक, हमारे देश में हमारे देश के खाद्यान्न, खेत और खलियान को गिरवी रखने का, मैं बार बार 3 कानून को गिनती नहीं कराऊंगा, ये जो षड्यंत्र के लिए कानून लाए गए इन्हें रद्द करो। 2, हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून कायम करो। ये हमारा 2 बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो हमारे को शौक नहीं है दिल्ली जाने का। लेकिन बताता हूं आपको, जिस दिन सरकार ये बैरिकेड हटा देगी, रास्ते हमने बंद नहीं कर रखे, राष्ट्र की राजधानी की तरफ जाने वाले सारे रास्ते सरकार ने बंद करके, आप देखिए पुलिस उनकी, बैरिकेड उनके, गाटर्स उनके, सब रास्ते उनके बंद करके। कैसे लड़ पाओगे आप? किससे? सबके दिमाग में उन लोगों ने ये भर दिया है। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया दैट इज भारत, लेकिन
यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था लागू करी है कि जो सब लोगों के दिमाग में हिंदुस्तान छोड़ दिया गया है, जबकि ये विविधताओं से भरा देश है और ये भारत देश है। संविधान निर्माताओं ने इस देश को भारत बनाया था, लेकिन यहाँ पर दिमाग के अंदर एक ऐसी चीज़ भर दी गई है, एक व्यवस्था ऐसी भर दी गई है जिससे आप ना चाह कर भी नहीं निकल सकते सर। नहीं, ये जो आपने कहा, हम सब लोगों को, खासकर आपके जो दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, इस वैज्ञानिक युग में, इस वैज्ञानिक युग में अगर हम भगवान राम का फोटो बनाएं तो उनके कंधे पर एटम बम रखें तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और इस वैज्ञानिक युग में भी हम 10,000 साल पहले का राम धनुष वाला बना रहे हैं। पर धनुष वाला राम बनाकर क्या होगा भैया? इस वैज्ञानिक युग में तरक्की की बात होनी चाहिए। मैं, आपने जो सवाल किया है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया था, क्यों? गैर वहाँ इस प्रकार के दूसरी जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था। आपको पता है उसी व्यवस्था ने महाभारत में एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, और उसी व्यवस्था ने हमारे देश में दलितों की, महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया था। और वही व्यवस्था आज हमारे देश को 10,000 साल पीछे ले जाकर के धनुष युग में लेके जाना चाहती है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, विश्व में जो आगे बढ़े वो तरक्की करते हैं, जो वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक विज्ञान की बात करेंगे और जो अज्ञान की तरफ जाए, धनुष और बाण की तरफ जाएंगे, वो विनाश की ओर लेके जाकर आपको बताना चाहता हूं उनका षड्यंत्र यही है। भारत के लोगों को वो धनुष और बाण की तरफ लेकर जाएंगे और भारत के किसानों की जमीन छीनेंगे। मैंने कहा 15,90,000 हॉकर्स हैं रेलवे स्टेशनों पर, वो भुखमरी के कगार पर आ गए। जब ये रेल में चाय बेचता था, रेल हमारी तक चल रही थी, पर रेलवे को पूरा खत्म करने के लिए इस आदमी ने रेल नहीं चला रहा है। जो डर है रेल चल गया किसान आ जाएगा, पूरी बैंकिंग व्यवस्था खत्म हो गई। जो आपने सवाल किया, हमारे देश की सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारा देश का सोना गिरवी रख दिया, रिजर्व बैंक में जो पैसा था वो निकाल के कंगाल कर दिया। हमारे देश के बैंक कंगाल हो गए, हमारे देश के उद्योगों पर ताले लग रहे, उनके पैसा नहीं है, व्यापारियों के पास ताले नहीं, पैसा नहीं है, किसानों के पास पैसा नहीं है, मजदूरों के पास पैसा नहीं है, रेलवे के पास पैसा नहीं है, और 2-2 हजार के जो नोट थे वो बाजार से गायब हो गए। पूछो इसको झोला वाले को कि भैया 40 साल के भिखारी, हमारे देश के 2-2 हजार के नोटों का ठिकाना कहाँ चला, वो भंडार कहाँ चला गया। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत दुखद बात है जी। के अंदर लाइन है जी। तो जब सरकार कह रही है कि भाई हम बिंदुवार चर्चा, सब क्लोज वाइज चर्चा करने के लिए तैयार है, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी सारी लाइन सब कुछ अगेंस्ट है किसान के। कुछ तो इसके अंदर काम का होगा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो काम की चीज़ इसको रखा जाए और जो नुकसानदायक है इसको निकाल दो वहाँ से। और बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे किसान? इतने दिन हो गए, इधर से भी खिंचाव है, सरकार की तरफ से भी खिंचाव है, या कोई बीच का रास्ता है? ये जो सवाल आपका है, आपको पता है कि अर्जेंसी धारा लगा करके जमीन का अधिग्रहण लिया जाना और वो अर्जेंसी उपयोग ना हो तो उसका अधिग्रहण रद्द हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। बहुत उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आपातकाल धारा लगाकर जिन जमीनों का अधिग्रहण हुआ वो आपातकाल के लिए नहीं थी, उनका अधिग्रहण रद्द हुआ। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ आपसे, मैं संघ परिवार के मुखिया मोहन भागवत से अपील करता हूँ कि मोहन भागवत ये बताओ, और कोरोना काल में 3 काले कानून इस देश के किसानों के लिए और देश के विकास के लिए जरूरी थे, तो तुम्हारा गुर्गा नरेंद्र मोदी अगले 3 साल तक टालने की बात क्यों कर रहा है? मैं दूसरा सवाल करता हूं, हमारे देश में जो काले कानून जिसके लिए 174 ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे बन गए हमारे किसान नेताओं पर, उसमें 18 खामियां सरकार मान चुकी है, उन्हें रद्द क्यों नहीं किया जाता? तो जिन कानूनों को आप 3 साल और टालना चाहते हो मोदी, उन्हें रद्द क्यों नहीं करते हो? जिनको तुम मान चुके हो इसमें 18 खामियां हैं, उस अरे भाई आपने कह दिया इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है, इसका दिल काम नहीं कर रहा, इसकी किडनी काम नहीं कर रही है। एक तरीके से मैं कहूं कि आदमी कोमा में चला गया, उसके बचने के उपयोग नहीं है। अभी एक छोटी नादान बच्ची का डेथ हुआ है, आपको मालूम है कि उसके अंग से 5 और बच्चों को जीवन मिला है, मालूम है कि नहीं? और नरेंद्र मोदी जो काले कानून लाया, खुद इनकी सरकार मान चुकी है कि ये अनर्थ वाले कानून हैं, 18 खामियां हैं इनमें, 18 कमियां। मैं आपके माध्यम जाना चाहता हूं कि ये मोदी की दाढ़ी का सवाल हो ना हो, ये हमारे देश के किसानों के सम्मान का मामला है। मोदी तुमको ये 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। बीच का रास्ता तो तब होता जो उसमें कमियां ना होती। 18 कमियां हैं उसमें जो भारत सरकार मान चुकी है, और 3 साल और टालने की बात मोदी तोता की तरह आज बोले हैं। इसको भी सोचिए,
कि हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के न्याय की लड़ाई लड़ी थी, उनकी 73वीं शहादत पर नरेंद्र मोदी के मन की बात भी 73वीं थी और 73वीं बात पर मोदी ने बोला कि हम 3 साल तक टालने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूं और देशवासी आप समझिए, इसमें 18 ऐसी कमियां हैं जो सरकार मान चुकी है, बेनकाब हो चुकी है। 18 कमी जिस कानून में हो, 3 साल टालने के बाद मोदी कर दे, उस कानून को खत्म क्यों नहीं होना चाहिए? यह अहम सवाल हमारा है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जब तक ये कानून खत्म नहीं होंगे, हमारे में यू टर्न नहीं है, हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। ये बताएं सर, जिस तरह से मैं कई नेताओं से बात कर चुका हूँ, किसान नेताओं से, उनका ये कहना है कि इस बार भूल हो गई लेकिन अगली बार हम ये भूल दोहराएंगे नहीं। कौन सी वाली भूल? ये जो मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में लेकर आए, मेरा ये सवाल है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ईवीएम का गड़बड़ चला हुआ है देश के अंदर। अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो कैसे आप उसको? नहीं, देखिए, आप इसको खिचड़ी मत बनाइए। मैं मानता हूं कि मशीन में गड़बड़ है, लेकिन मैं मशीन से ज्यादा भारत के लोगों की मानसिक मशीन की कमी मानता हूं। 2014 के चुनाव, मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे देश में आजादी के 66 वर्ष बाद भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना और पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 का बना कानून और 1 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी ने अध्यादेश जारी करके उसकी भ्रूण हत्या की थी। मैंने यही सवाल किया था और मैं आपको कहना चाहता हूं, 3 बार हम डटे संसद के बाहर और तीनों बार अध्यादेश वापस लेने के लिए विवश किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, जो आपने सवाल किया, अरे काश हमारा किसान तब सड़क पर आ गया होता। तो नोटबंदी के कारण 16 और 17 में 5 लाख करोड़ का नुकसान देश को हुआ और 17 में टैक्स ताली बजा के करता हर काम। और भारत में दुनिया में 2 जीव हैं रात को काम करने वाले, एक उल्लू और एक मोदी। और दूसरा काम 2017 में ताली बजाई, टैक्स पद्धति बदला, 12 लाख करोड़ का नुकसान दोनों का मिलाकर दूसरे 17-18 में, और असंगठित क्षेत्र का 24 लाख करोड़ का नुकसान। और मैं फिर कहना चाहता हूं, तालाबंदी में हमारे किसान जुलाई से सड़कों पर है, न मास्क, न कोरोना का डर, न मास्क, न शारीरिक दूरी, और खुले आसमान में शहादत देते हुए आंदोलन करने की है मजबूरी। और फिर 27 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश का हुआ। आपने कहा गलती, इनका एक गुरु था गोलवरकर, उसने कहा देश के 95% लोगों को कंगाल बना दो। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, उद्योग कभी नहीं पनप सकते भारत में, ऐसी दशा कर दी। व्यापार कभी नहीं उठ सकते हैं। बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 66% लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई है। 66% हमारे देश के होटल चौपट हो गए, हमारे देश की रेलवे व्यवस्था चौपट हो गई, सब बेचने वाला है। एक चीज बची थी देश में, कृषि। आपको बता दूं, कोरोना में सरकार ताले में, सुप्रीम कोर्ट और छोटी कोर्ट से लेकर आम कोर्ट, जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ताले में, उद्योगों पर ताले, व्यापार पर ताले, बैंकों पर ताले, बाजार पर ताले। क्या था देश बचाने के लिए? एकमात्र हमारे खेती किसानी। हम आपको बता दें, जिस तरीके से गोलवरकर ने कहा था, चीन के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी हमारे देश को कंगाल बनाने के लिए ये 3 काले कानून लेकर आया है। और आपको बताना चाहता हूं, ये मोदी और कोई भी व्यक्ति, ये तो बेचारे संघ परिवार के प्यांदे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये मामला मोदी का नहीं है, संघ परिवार का, गोलवरकर का मामला। इस बात की आपको गांठ बांधनी पड़ेगी, ये बात मैं कहना चाहता हूं।